टॉपिक अंडर डिस्कशन आज है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इस टॉपिक को अभी हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे एसीएस क्या है, डिफाइन करेंगे। याद रखिए दो डेफिनेशन होंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। दोनों डेफिनेशन हम आपको बताएंगे कि एक सिंपल है और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। फिर हम उसके बाद जो है पैथोफिज जानेंगे कि एसीएस की पैथोफिज क्या है। फिर उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद डायग्नोसिस, मैनेजमेंट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट में भी हम लोग प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एसीएस क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ACS refers to clinical condition causing myocardial ischemia. सिंपल। ACS जो है वो असल में क्लिनिकल कंडीशन है जो मायोकार्डियल इस्कीमिया कॉज करता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया कॉज करता है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा जहन में बिठा ले। अगर समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन जो है वो इसको मजीद जो है क्लेरिफाई कर लेगा। ये मजीद क्लेरिफाई करेगा सेकंड डेफिनेशन। गॉट। तो पहले पॉइंट में हमने भी डिस्कस किया कि असल में ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया कॉज होता है। क्लिनिकल कंडीशन है जिससे मायोकार्डियल इस्कीमिया कॉज होता है। अभी कैसा कंडीशन है, कैसे इस्कीमिया कॉज हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे पैथोफिज में। तो इसीलिए मैंने कहा कि पैथोफिज में एक सेकंड डेफिनेशन भी आएगा और आपकी बात क्लेरिफाई हो जाएगी। अभी तक सिर्फ आपने जहनशी करना है कि एसीएस क्या है। इट इज एक्चुअली द क्लिनिकल कंडीशन दैट इज कॉजिंग मायोकार्डियल इस्कीमिया। अभी इस स्कीम से क्या होता है, इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल इम्बैलेंसमेंट हो जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड की। जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतनी उसकी सप्लाई नहीं होती, तो असल में ये इम्बैलेंसमेंट होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, अगेन पैथोफिज में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन इट इज एसीएस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कीमिया इज व्हिच वी कॉज, ये असल में क्वेश्चन बन सकता है और है भी। हम खुद करते हैं, मैंने खुद अपने आप से क्वेश्चंस किए जब हम लेक्चर्स को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारा टॉपिक है पैथोफिज के पैथोफिज क्या है एसीएस। वेरी सिंपल। अगर आप लोगों को याद हो हमारे एंजाइना के लेक्चर में हमने कहा कि कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। वंस अगेन एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा कि हमारे पास क्या होता है। ब्लड वेसल्स होते हैं जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं, और कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करते हैं, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। इन कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जो कि हमने एंजाइना में डिस्कस किया। अभी यहाँ पर वही प्लेक है, लेकिन इस प्लेक की रप्चर होती है, फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, जिससे फिर ऑक्लूजन होती है। ये ब्लड वेसल जो है इसका बंद होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर क्या होगा, इम्बेलेंस होगी ऑक्सीजन की सप्लाई की और डिमांड की, जिसको हम लोग असल में इन शॉर्ट अगर कहें इस्कीमिया कॉज होगी। क्या इस्कीमिया कॉज होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है पैथोफिज में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर से जो प्लेक है वो रप्चर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रप्चर होगा तो यहाँ पर से लिपिड कंटेंट है यहाँ पर और कोलेजन फाइबर्स है एसेट्रा वो एक्सपोज हो जाएंगे, जिससे फिर यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। गॉट। और ये भी हो सकता है कि ड्यू टू एक्सेसिव हाइपरटेंशन जो है ये फिर यहाँ से थ्रोम्बस जो है वो उसकी इम्बोली होगी और फिर किसी एक और माइन्यूट ब्लड वेसल को ये ब्लॉक करेगा, जिससे फिर वो इस्कीमिया पे उससे इंफेक्शन हो जाएगी। हार्ट अटैक मतलब ये कि डेथ ऑफ द हार्ट इश्यूज हो जाएंगे मसल्स। अभी हुआ क्या, रप्चर हुआ, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई और स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर ऑक्लूड कर रहा है, इस ब्लड वेसल को बंद कर रहा है। तो अभी क्या हुआ, ड्यू टू दिस रप्चर, ड्यू टू दिस थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ड्यू टू दिस ऑक्लूजन, क्लिनिकल आउटकम्स हमारे सामने आएंगे। क्लिनिकल आउटकम्स इसकी वजह से सामने आएंगे, जिसको हम लोग ग्रुप करते हैं अंडर द टर्म एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अभी ये नेक्स्ट डिफिनेशन आना एसीएस का। व्हाट इज एसीएस? This is actually the clinical outcomes that are obtained from the rupture of the plaque, the thrombus formation after the plaque rupture, and the occlusion of the blood vessel. तो इन तीनों के होने से कुछ हमारे पास क्लिनिकल आउटकम्स फिर बाद में आएंगे, जो असल में हम लोग उन क्लिनिकल आउटकम्स को एज अ होल ग्रुप करते हैं अंडर द टर्म एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। गॉट? वेरी सिंपल।
एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है असल में ये वो क्लिनिकल आउटकम्स हैं, दीज आर दोज क्लिनिकल आउटकम्स दैट आर सीन बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द प्लेक, थर्मस फॉर्मेशन एंड occlusion of the blood vessel। एक नेक्स्ट सिंप्लीफाइड डेफिनेशन बताया। वेल तो ये occlusion के बेस पर, जितना occlusion हो रहा है उसके बेस पर हमारे पास जो है ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है वो जो क्लिनिकल आउटकम्स देते हैं, अभी वो क्लिनिकल आउटकम्स हमारे पास क्या है? अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, एनस्टीमी जिसको हम लोग एन नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन या नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन और एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन और एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस आएंगे सामने। असल में ये तो जो है अनस्टेबल एंजाइना प्लस एनस्टेमी जो है, इन दोनों के जो ऑक्लूजन मैकेनिज्म है या साइन सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं, ब्ला 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 जो भी हैं, वो सब जो है सिमिलर है अप्रॉक्स। ओके, जिससे क्या होता है हम इन दोनों को जो है इक्वली ट्रीट भी करते हैं और इन दोनों को एक ही जैसे समझते भी हैं। लेकिन एस टी ई एम जो है, एस टी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है वो डिफरेंट है। तो जो फिर डिफरेंट हो जाता है उसमें असल में कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाती हैं और भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं जो हम डायग्नोसिस में जो है फिर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन एस्टीमी है, कौन नॉन एस्टीमी है और अनस्टेबल एंजाइना है। यहाँ तक तो बातें समझ आ गई। क्या क्या हमने बातें की? वेरी सिंपल। हमने कहा कि प्लेक जो है वो रप्चर हो जाता है, उससे थ्रोम्बस होता है और उसके बाद जो है स्लोली ग्रेजुअली जो ब्लड वेसल है उनकी ओक्लूजन शुरू होती है, जिससे फिर क्या होता है, फिर हमें डिफरेंट टाइप्स के क्लिनिकल आउटकम्स सामने आएंगे। वो क्लिनिकल आउटकम्स जो हैं उनको हम लोग ग्रुप करते हैं अंडर द टर्म एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो हमने कहा कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है असल में ये वो क्लिनिकल आउटकम्स हैं जो प्लेक के रप्चर से हमारे पास सामने आए और प्लेक के बाद रप्चर जब हुआ उसके थ्रोम्बस फॉर्मेशन से हमारे सामने आए। और फिर उसके साथ साथ हमने ये दिखा कि जब प्लेक का रप्चर हुआ उसने थ्रोम्बस फॉर्मेशन की और ये जो थ्रोम्बस जो था वो ब्लड वेसल को जो है वो ऑक्लूड कर रहा था, बंद कर रहा था। तो जिससे फिर क्या हुआ, हमारे पास क्लिनिकल आउटकम्स आ रहे थे जिन्हें हम लोगों ने एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहा। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्लूजन जो है जो हमारे पास क्लिनिकल आउटकम्स आ रहे हैं वो क्या क्या है? वो अनस्टेबल एंजाइना है, एनस्टीमी है और स्टीमी है। ओके, दैट्स इट। अभी आते टुवर्ड्स द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। हमारे पास एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में खासतौर पर अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टीमी की अगर बात करें उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होता है? उसमें से चेस्ट पेन हमारे पास होता है, सीवियर टाइप ऑफ चेस्ट पेन होता है, ब्रेथलेसनेस होती है और लोकेशन जो है इसका एपिगैस्ट्रिक जो रीजन जो है यहाँ से लेकर के फिर यहाँ पर जा तक का रीजन है और रेट्रोस्टर्नल, यहाँ से रेट्रोस्टर्नल एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, बहुत शदीद से होता है और ये पिन पॉइंट हम इसको नहीं कर सकते कि कहाँ पर पेन हो रहा है। और इसकी ड्यूरेशन जो है पेन की वो 20 मिनट से 30 मिनट्स के बीच हो सकती है और एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग अनस्टेबल एंजाइना और रिगार्डिंग एनस्टेमी। फिर हम आते हैं टुवर्ड्स दी डायग्नोसिस। हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना है और स्टेबल को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अनस्टेबल एंजाइना है, एनस्टीमी है और सेमी है। इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? डायग्नोसिस में हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है हिस्ट्री हम लेंगे पेशेंट का कि इसको ये पेन, ये सिम्टम्स वगैरह जो है ये कब से हो रहे हैं, तो ये हिस्ट्री हम आइडेंटिफाई करेंगे, नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम ईसीजी में आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द पेशेंट इज हैविंग अनस्टेबल एंजाइना, एनस्टीमी और स्टीमी। ईसीजी में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। असल में क्या होता है ईसीजी में जो हमारे पास वेव बनते हैं, अगर आपको याद हो, यूं हमारे पास है पी वेव, फिर और ये पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स और टी वेव। होता क्या है इन केस ऑफ द अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी, इसमें हमारे पास जो एस टी सेगमेंट है इसकी डिप्रेशन होती है और टी वेव की इन्वर्जन होती है, या इन दोनों में से कोई हो सकता है और बाज़ औक़ात जो है ये दोनों नॉर्मल भी हो सकते हैं। गॉट? तो ये अनस्टेबल की है। लेकिन स्टेबल अनस्टेबल और एनस्टेमी की है। लेकिन हमारे पास जो स्टीमी है, एस टी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उसको क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उसमें हमारे पास जो ये एस टी सेगमेंट है इसकी एलिवेशन हो जाती है, ये ऊपर की तरफ मूव कर लेता है। तो इनके ग्राफ आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। मैंने सिर्फ यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर एस टी सेगमेंट में और टी वेव में यहाँ पर एलिवेशन आएगी इन केस ऑफ स्टेमी, और इन केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी में यहाँ पर हमारे पास एलिवेशन की बजाय डिप्रेशन आएगी। और बाज़ औक़ात जो हैं
ये यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक भी होगा ईसीजी में। ओके, लेकिन एक बहुत नेक्स्ट हमारे पास जो है एसिम्प्टोमेटिक का क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पर ईसीजी में चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। और एक और फिर हमारे पास जो स्टेप होगा डायग्नोसिस के लिए जो हमें मज़ीद हेल्प आउट करेगा, वो है हम लोग बायोमार्कर्स भी चेक करेंगे। अगर हमें हिस्ट्री और ईसीजी से थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रहा, वेरीफ़ाई नहीं हो रहा, फिर हम लोग बायोमार्कर्स चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वेल नाउन जो है हमारे पास ट्रोपोनिन टी9 है। ओके? ये बायोमार्कर्स जो है हमें बताते हैं। तो ये असल में क्यों हम बताते हैं कि हमारे पास जो है वो इस्कीमिया हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो क्यों? वो इसलिए कि जब भी हमारे हार्ट जो ब्लैक फॉर्मेशन की वजह से जब इस्कीमिया हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, तो फिर वहाँ पर जो है इस्कीमिया से फिर इन्फेक्शन होता है। तो उससे जब हार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो डैमेज टिश्यूज़ जो हैं, वो रिलीज़ करते हैं इन ट्रोपोनिन्स को, और ये ट्रोपोनिन्स जो हैं 12 टू 24 आवर्स में पीक लेवल पर पहुँच जाते हैं और अप्रॉक्स 7 टू 10 डेज़ बॉडी में फिर रहते हैं। तो इसीलिए बायोमार्कर्स को जो है वेल नाउन माना जाता है टू डायग्नोज द पेशेंट वेदर दैट इज़ स्टीमी, एनस्टीमी और हैविंग अनस्टेबल एंजाइना। तो ये वो हमारे पास क्या है, ये बेस्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग बायोमार्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमें हेल्प आउट कर देते हैं कि बायोमार्कर्स के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं वेल वेल तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से, कि पेशेंट जो है वो कौन से स्टेज में है, वेदर पेशेंट जो है वो उसके पास एंजाइना है या भी नहीं है, वेल एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, बायोमार्कर्स वेल नाउन है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तब प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में और इनकी एक्सेस तब होती है जब आपके जो हार्ट के टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और अबाउट 12 to 24 आवर्स इनकी पीक बनती है, फिर 7 to 10 डेज जो हैं ये आपके बॉडी में रहते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज भी हो जाती हैं इन सम केसेस। तो दैट्स वाई ये प्रेफर किया जाता है। और भी हमारे पास यहाँ पर बायोमार्कर्स है, लाइक एलडीएच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हैं, तो उनके भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मेन जो है बायोमार्कर्स वो है ट्रोपोनिन टी और आई। अभी आते हैं टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट में हमारे पास है प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये दो क्यों है, प्री हॉस्पिटल क्यों है और हॉस्पिटल क्यों है? वो इसलिए कि हमारे पास जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, ये एक बहुत इमरजेंसी स्टेट होता है, तो इसमें हमने प्री हॉस्पिटल ही से हमने इसकी मैनेजमेंट शुरू कर लेनी है, उससे पहले कि हम मरीज को हॉस्पिटल पहुंचा दें। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 300 mg, और अलॉन्ग विद दैट एनजी हम देंगे नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 टू 0.6 mg हमारे पास अवेलेबल है, वो हम देंगे। ये हमारे पास है प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और जैसे ही हम हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया, तो ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे, मॉर्फिन देंगे क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऑक्सीजन की सप्लाई इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन तो कम था ना, इसीलिए ये बात हो गई। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, मॉर्फिन दिया, और यहाँ पर से नाइट्रोग्लिसरीन दिया हुआ था जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है। अभी हम क्यों दे रहे हैं? पेशेंट में ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, दर्द हो रहा है, तो इन चीज़ों को हमें देखना है और पेशेंट को इंडिकेट करते रहना है। हमने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दिया, नाइट्रोग्लिसरीन दिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेशेंट को थोड़ी सी रिलीफ दी। अब यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन उस डिमांड को पूरा करेगा, और मॉर्फिन जो है वहाँ पर जो पेन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको मतलब रिड्यूस करेगा। अलॉन्ग विद दैट, इसके अगर हमारे पास इमेसिस हो रही है पेशेंट में, तो फिर हम लोग एंटीएमेटिक्स भी देंगे, और क्लोपिडोग्री की तरफ फिर हम शिफ्ट करेंगे 300 mg। अब ये क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन शुरू हो गई थी ना, तो वो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है, और ब्लड थिनर भी हम यहाँ पर देते हैं बहुत सारे, एंटी प्लेटलेट्स जो है वो भी देते हैं, और एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी देते हैं, लाइक स्टेटिन्स। कौन कौन से? क्लोपिडोग्रिल देते हैं, और अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन देते हैं, और GP2B3A इनहिबिटर्स लाइक एबिसिक्समैब वो देते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हार्ट जो है वो उसका वर्कलोड जो है हम कम करना चाहते हैं। तो अगर हम हार्ट का वर्कलोड कम करेंगे, हार्ट स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्स नहीं करेगा, तो इस तरह से हार्ट के मजीद जो है डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और यही बात केशन चैनल डॉक्टर सी भी करते हैं। और साथ में फिर हमारे पास जो स्टैटिन्स हैं, वो एंटी एपिडेमिक है, वो इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि लिपिड कंटेंट जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, तो वही तो असल में रिस्पॉन्सिबल है प्लेक फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स लाइक स्टडीज भी देंगे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी हो रही थी, तो उनके लिए नाइट्रोग्लिसरीन जो था, लेकिन यहाँ पर एक और एस इनहिबिटर्स भी देंगे। और अगर इन चीज़ों से जो है पेशेंट्स की जो हालत है वो सही नहीं हो रही, कोई एक पेशेंट है या बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो उनकी हालत अगर सही नहीं हो रही, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, रीवैस्कुलराइजेशन करवाते हैं, केबेज वगैरह जो है स्टंट, तो उनकी तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं पेशेंट को।
क्योंकि ये जो है यहाँ पर एक्शन शो नहीं कर रहे हैं और पेशेंट जो है उसके साइन सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं। और फिर लास्ट में हम लोग जो है जब हम ये रीवैस्कुलराइजेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पेशेंट को डुअल एंटी जो क्या हमारे पास एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स हैं डुअल, उन पर रखते हैं। 2 ऐसे एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स हम उन पेशेंट को देंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग उस पेशेंट को एस्पिरिन भी इंडिकेट करेंगे कि ताकि ये 2 हमारे पास वेल नाउन ग्रुप हैं, ये यूज़ करते रहे, ताकि मज़ीद जो है फ्यूचर में पेशेंट जो है दोबारा से मतलब उस पर के ऊपर अटैक ना हो और उसकी बॉडी जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में रहे। तो फिर भी अगर कन्फ्यूजन है ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ तक तो वी आर डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।